हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 6 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पढ़े थे हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे प्रोबा 3 सैटेलाइट के बारे में बात की गई है। प्रोबा 3 क्या है? तो ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मिशन है प्रोबा 3। इसमें क्या किया जाएगा कि सन की जो कोरोना है और स्पेस वेदर फिनोमेना है, इसे समझने के लिए ये मिशन को लॉन्च नहीं किया गया, ये मिशन को लाया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। हालांकि इसे तो लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा PSLV C59 से। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रोबा 3 रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, ये पर्टिकुलर मिशन यानी प्रोबा 3 मिशन ये किस चीज़ से रिलेटेड है या किस चीज़ से कंसर्न रखती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सन की कोरोना और स्पेस वेदर फिनोमेना के लिए इस मिशन को लाया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक बहुत छोटी सी न्यूज़ है पर बहुत काम की न्यूज़ है। यहाँ पे इंडिया ने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने कॉज की है जो क्लाइमेट क्राइसिस है, और वो हेल्प भी नहीं कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। यही सारी इनके द्वारा बात की गई है। ठीक है, इंडिया के द्वारा बात की गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ICJ के बारे में देखेंगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? ये एक इकलौती ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट है जो जनरल डिस्प्यूट जो नेशंस के बीच में होती है उससे डील करती है और अपनी एडवाइजरी ओपिनियन देती है। याद रखनी है, बाइंडिंग ओपिनियन नहीं देती है। और जो भी लीगल इश्यूज हैं उस पर भी ये डिस्कशन करती है। और ये 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसी में से ये एक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ इसकी लोकेटेड है या कहाँ ये लोकेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो हेग, नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1920 में लीग ऑफ नेशन के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, सक्सेसर ये किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ हालांकि मेंशन नहीं है, पर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखा होगा अगर आपने वीडियो, तो वहाँ ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, राइट। ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, तो ये थोड़ी आपको एक्स्ट्रा याद रखनी होगी। अब जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, 15 जज की पैनल होती है जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा हर 9 ईयर पे, हर 9 ईयर टर्म्स के लिए। और हर एक कंट्रीज़ के द्वारा एक ही जज इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक इकलौती प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की जो कि लोकेटेड नहीं है न्यूयॉर्क सिटी में। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद आपको रखना होगा। इंडिया वैसे मेंबर ICJ की, ये याद रखेंगे आप। एक ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड यूरो और ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप की मीटिंग अटेंड की है। ठीक है, अब ये OSCE क्या है इसे हम देखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप, ठीक है, इन यूरोप भी है आगे, पर इन यूरोप मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, PDF में करेक्ट कर दूंगा, आप उसे देख लें। ये क्या है? तो ये एक रीजनल सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूरोप की कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, एशिया की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, काम क्या करती है? तो आर्म कंट्रोल पे ये काम करती है, ह्यूमन राइट को प्रमोट करती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रमोट करती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को भी ये प्रमोट करती है। सेक्रेटेरिएट OSCE की कहाँ है? तो ये वेना, ऑस्ट्रिया में है, ये याद रखनी है। और इसे ऑब्जर्वर स्टेटस भी दी गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप को। और ये इस्टेब्लिश कब हुई है? तो 1973 में। अब ये मैप में हम और चीज़ें समझ पाएंगे। तो यहाँ याद क्या रखनी है आपको कि इंडिया और चाइना ये मेंबर नहीं है OSCE, सॉरी OSCE की। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप, इसकी मेंबर नहीं है इंडिया, ये आपको याद रखनी है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये रीजनल सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर है, इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड नेशन इस ऑब्जर्वर की स्टेटस दी है। ठीक है, इस्टेब्लिश हुई है 1973 में। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो UPSC आपसे पूछ सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आई आर्टिकल सीरिया के बारे में बात की गई है। अब आपको पता होगा सीरिया में बहुत ज़्यादा ही खिचड़ी बनी हुई ये कंट्री है जहाँ बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि सीरिया में अलग अलग रीजन को कैप्चर करते आए हैं, राइट। जैसे कि
जिहादी फोर्सेस ने अलग सीरिया में जगह कुछ एरिया को कैप्चर करके रखा होगा हुआ है। इस्लामिस्ट स्टेट ग्रुप ने कुछ अलग एरिया कैप्चर करके रखा होगा। कुर्द वाले जो फोर्सेस हैं उन्होंने अलग एरिया को कैप्चर करके रखा हुआ है। सीरियन गवर्नमेंट ने कुछ एरिया को कंट्रोल करके रखा हुआ, राइट। और जो टर्किश मिलिट्री या टर्किश के जो बैक मिलिटेंट हैं उन्होंने भी कुछ एरिया सीरिया में कैप्चर करके रखा हुआ है। तो सीरियन गवर्नमेंट की खुद कंट्रोल बहुत कम है और बाकी जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनकी ज़्यादा कंट्रोल है, राइट। वैसे अगर इसकी ओरिजिन में अगर हम जाएँ कि क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से सीरियन गवर्नमेंट को छोड़ के इतनी सारी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उन्होंने पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर किया हुआ है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। और वो हमें उतना समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस में भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो स्टेबिलिटी नहीं है इस पर्टिकुलर रीजन में, वैसे क्वेश्चन आ सकती है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो वो जब मेंस होगी तब हम उसे देखेंगे, राइट। पर अभी फ़िलहाल के लिए बस हमें पता होना चाहिए इसकी मैप की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है और कहाँ ये लोकेटेड है। तो ये है सीरिया। अब कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो टर्की, इराक, इधर जॉर्डन है, लेबनन है और इसराइल, ठीक है। ये कंट्री है और इधर मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर होती है। ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है और ये है इसराइल जिसकी आप देख सकते हैं बाउंड्री शेयर होती है। लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट है इधर, राइट। इधर सीरिया है और ये है अभी जहाँ मेरी कर्सर है उसके नीचे है गल्फ ऑफ अकाबा जो कि रेड सी से कनेक्ट होती है, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा पे क्वेश्चन आ सकती है, सी ऑफ अजूब पे भी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देना है दोनों चीज़ों पे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे बात की गई है फाइनेंस कमीशन की क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या क्या चैलेंजेस थी, स्टेट ने कैसे प्रोग्रेस हासिल किया है, इस सारी चीज़ों में यही सारी मेंशन है। अब हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अब क्या डेवलपमेंट हो रही है क्या नहीं वो तो यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछेगी। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे क्योंकि पॉलिटी में भी इसे पढ़नी है हमें। तो आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जिसके तहत फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को, तो प्रेसिडेंट करते हैं इसे हर 5 ईयर टर्म, हर 5 साल पे। और पहले अगर नेसेसरी होती है तो पहले भी प्रेसिडेंट इसे फाइनेंस कमीशन को सेटअप कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं यानी चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं, तो याद रखनी है 5 मेंबर बॉडी है ये। और रिकमेंडेशन जो भी फाइनेंस कमीशन की होती है वो एडवाइजरी नेचर में होती है, ठीक है। तो वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट पे कि जो भी फाइनेंस कमीशन बोले, रिकमेंडेशन दे, वो गवर्नमेंट को माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो याद रखनी है एडवाइजरी नेचर है इसकी रिकमेंडेशन। चेयरपर्सन जो होते हैं वो पब्लिक अफेयर में उनकी एक्सपीरियंस होती है तो वहाँ से ये लिए जाते हैं, ठीक है। और जो 4 मेंबर्स हैं उन्हें अलग अलग क्राइटेरिया पे उन्हें सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक मेंबर जज होने चाहिए हाई कोर्ट के या क्वालिफाइड होने चाहिए हाई जज ऑफ हाई कोर्ट के, ठीक है। दूसरे मेंबर स्पेशलाइज, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस और अकाउंट जो गवर्नमेंट की है उसमें। तीसरे जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें उनके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स में, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें हैं उस चीज़ों पे। और जो फोर्थ मेंबर उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये चार सारी कुछ क्राइटेरिया हैं जिसपे जो मेंबर्स हैं उन्हें सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ यही चीज़ आपको याद रखनी है कि एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 इसमें अदर मेंबर्स होते हैं। अब काम क्या करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में होगी उस पर ये डिस्ट्रीब्यू शेयर्स वगैरह ये बताते हैं, ठीक है। और ग्रांट इन एड अगर देनी होगी सेंटर को स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को अगर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देना चाहती है कुछ स्टेट्स को ग्रांट इन एड तो उस चीज़ पे ये हेल्प करती है। और मेजर्स भी बताती है कि कैसे स्टेट की कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया को इंक्रीज़ किया जाए, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए जो फंड्स है उसकी। और कुछ और भी अगर टॉपिक्स पे हेल्प चाहिए तो प्रेसिडेंट उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जहाँ हम वर्क फाइनेंस कमीशन करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और ये पर्टिकुलर एक छोटी सी न्यूज़ है जहाँ ओडिसी डांस फॉर्म के बारे में बात की गई है। अ, और ओडिसी जो डांस फॉर्म है ये इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, राइट। ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, राइट, कुचिपुड़ी है, ठीक है। तो ये सारी सतरिया है, तो ये सारी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसी में से ये एक है, टोटल 8 है, ठीक है। और अब हम देखेंगे उड़ीसी के बारे में। तो उड़ीसी की ऑरिजिन हम कहाँ से देख सकते हैं, तो उदयगिरी और खंडागिरी जो केव्स हैं यहाँ इसकी हम अर्ली एग्जांपल देख सकते हैं उड़ीसी डांस की। और इससे इसकी नाम कहाँ से डिराइव्ड हुई है, तो ओद्रा नृत्य, ठीक है, जो कि नाट्य शास्त्र में मेंशन है, इसी से इसकी उड़ीसी नाम डिराइव डिराइव की गई है। और ये पैट्रोनाइज की गई है जो जैन किंग थे खेरावला, राइट, उनके द्वारा। और ये पहले प्रैक्टिस
महारीज जो एक कम्युनिटी थी वो इसे पहले प्रैक्टिस करते थे। अब ये महारी सिस्टम जब ये ख़त्म हो गई, राइट, तब इसमें जो यंग बॉयज़ हैं वो फीमेल जैसा ड्रेस को वेयर करते हैं या फीमेल के कॉस्ट्यूम को वेयर करते हैं और फिर वो इस डांस फॉर्म को आगे कंटिन्यू करते रहें। तो याद रखनी है इसमें यंग बॉयज़ हैं जो कि फीमेल जैसी ड्रेसेस को और मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं और ये ओडिसी डांस फॉर्म को करते हैं, ठीक है। और इसे एक स्पेशल डांस फॉर्म भी कहा जाता है जिसे गोती पुआस, ठीक है। तो गोती पुआ क्या है, तो गोती पुआ यही है कि जहाँ बॉयज़ ड्रेस करते हैं फीमेल के जैसे और ओडिसी डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, तो वो अलग एक कैटेगरी बन चुकी है जिसे हम गोती पुआस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी वेरिएंट है जिसे नरताला के नाम से हम जानते हैं, जिसे पैटर्नाइज रॉयल कोर्ट्स के द्वारा भी की गई थी उस समय, ठीक है। तो नरताला और गोतीपुआ से ये याद रखेंगे, ये ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। ये सिमिलर है भरतनाट्यम से क्योंकि इसमें भी मुद्राज और पोस्चर वगैरह ये सब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सिमिलर है भरतनाट्यम से, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसमें त्रिभंगा पोस्चर को यूज़ की जाती है जिसमें थ्री बेंड जो बॉडी को बेंड करके इसे परफॉर्म की जाती है। वैसे आगे इमेज है वो आप देखेंगे तो आपको ये त्रिभंगा पोस्चर समझ में आएगी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पोस्चर इसमें फेमस है वो है चौक पोस्चर, ठीक है। त्रिभंगा और चौक पोस्चर ये एक स्पेशल फीचर है ओडिसी डांस फॉर्म की, ये आपको याद रखनी होगी। अब डांसर इसमें बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप और पैटर्न्स को इसमें इंट्रिकेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसे मोबाइल स्कल्पचर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है मोबाइल स्कल्पचर कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म को कहा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट में आ सकती है। तो मंगलाचरण, ये थोड़ी बहुत एलिमेंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। मंगलाचरण सबसे पहले स्टार्ट होती है जहाँ पे एक फ्लावर को ऑफर किया जाता है मदर अर्थ को। फिर बट्टू नृत्य है जिससे जिसमें डांस होती है और जिसके अंदर त्रिभंगा और चौक पोस्चर होती है। फिर पलावी जिसे फेशियल एक्सप्रेशन कही जाती है। त्रिजाम जिसमें जो डांस फॉर्म कंक्लूडिंग यानी एंड से पहले की जाती है उसे त्रिजाम कही जाती है, ठीक है। और दो टाइप की इसकी कंक्लूडिंग होती है, ठीक है। एंड दो प्रकार की इसमें दो तरीके से की जाती है, एक तो मोक्ष और दूसरा त्रिकांदा मजुरा, ठीक है। ये दो टाइप की इसकी कंक्लूडिंग स्टेज होती है। ओडिसी डांस फॉर्म याद रखनी है आपको, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिक से इसे इससे किया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हमें याद रखनी होगी इसके बारे में। अब ये डांस सिंबलाइज करती है एलिमेंट ऑफ वाटर की, ठीक है। तो भर ओडिसी डांस फॉर्म एलिमेंट ऑफ वाटर को सिंबलाइज करती है, जबकि एलिमेंट ऑफ फायर कौन सी डांस इसे रिप्रेजेंट करती है एलिमेंट ऑफ फायर, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और विमेन काफ़ी एलेबोरेटेड हेयर स्टाइल को यूज़ करती हैं, सिल्वर ज्वेलरी वगैरह ये यूज़ करती हैं, ठीक है, नेकलेस वगैरह। ये देख सकते हैं, यही है त्रिभंगा पोस्चर। तो इस पोस्चर में ये ओडिसी डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। वैसे यूट्यूब पे ओडिसी डांस फॉर्म, ओडिसी डांस को बहुत सारे आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया हुआ है, तो आप चाहें तो एक बार यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें और भी अच्छे से आपके माइंड में स्टोर हो पाएगी। अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है साइक्लोन फिंगाल के बारे में। वैसे साइक्लोन के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ आप सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। दूसरी चीज़, उससे ज़्यादा यूपीएससी डीप में आपसे नहीं पूछेगी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट है तो आई बटन में इसकी वीडियो है, आप ज़रूर इसे वॉच करें, ठीक है। यहाँ इसे देख के समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत वो बड़ी वीडियो है, ठीक है, और बहुत ही डिटेल में मैंने बनाई हुई है। तो आज की डेट पे बस इतनी ही जानकारी है। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, और वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, आप इसे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।